हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर, तो आज से ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो आप सभी को दोस्तों हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और माँ दुर्गा से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को सिलेक्शन जरूर दिलाएं। और हो सकता है सुबह सुबह मेरी बात जो है लग जाए, आप लोग का इसी साल ये सिलेक्शन हो जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग। जय माता दी बोल दीजिए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं कल के रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा उदयपुर। राजस्थान में पड़ता है उदयपुर। साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों वी जे कुरियन। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 111वीं हो गई है। और अभी हाल ही में पार्कर प्रोब जो कि नासा का है, सोलर पार्कर प्रोब, ये मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 13 अक्टूबर को 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, जिसे P20 कहा जा रहा है, इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पर? यशोभूमि में, याद रखना, नई दिल्ली के यशोभूमि में। इसके अलावा तमिल लेखक शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान दिया गया। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए पाई हुई हैं। इन्होंने इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए पाई थी, सूर्यवंशम। इसके अलावा अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दो कंपनियों को मिला है, राइट्स लिमिटेड और एयरकॉन इंटरनेशनल को। लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए नीरज चोपड़ा और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़े थे, टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम लोग आज के करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, नवरात्रि ऑफर भी आपको दिया जा रहा है। इस नवरात्रि पर हर एक वीडियो कोर्स और हर एक ई बुक दोस्तों आपको 50% दाम पर, या कहें कि हाफ प्राइस पर मिल रहा है। तो कल बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, आप भी इसका फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए दुर्गा50, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी अपना अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों अभी 14 अक्टूबर को। ध्यान रहे एक बात, ये एक ऐसा दिवस है दोस्तों जो साल भर में दो बार मनाया जाता है। दो बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है ये मई महीने में, और एक बार मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। दोनों ही बार ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि दूसरा जो शनिवार होता है उसी शनिवार को मनाया जाता है। तो मई वाले में पड़ा था इस बार 13 मई को, और अक्टूबर में पड़ा है अभी 14 अक्टूबर को। तो ये साल में दो बार मनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है इसको समझिए दोस्तों। देखो, जैसे आदमी प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे देशों में जाते हैं रहने खाने कमाने, वैसे ही पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में ये प्रवास करते हैं, लेकिन ये कमाने नहीं जाते हैं, ये रहने जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि अपनी दुनिया आप जानते हो ये विविध है, मौसम चेंज होते रहते हैं। तो फिर ये लोग अपने अपने रहन सहन के अनुकूल, मतलब जैसे जो ठंडी वाले प्रदेश वाले जो अनुकूल वाले जो पक्षी हैं, वो ठंडे में ही रहना पसंद करेंगे। तो जहां पर जब उनके जगह पर गर्मी आने लगेगी तो वो क्या करेंगे, जहां ठंडे प्रदेश है उसकी तरफ ये प्रवास कर जाते हैं। जो गर्म क्षेत्र वाले हैं, गर्म जिनको रहना अनुकूल है, तो उनके यहाँ जब ठंडी आने लगेगी तो वो गर्म की तरफ भाग जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो जो जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है तब भी प्रवास करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ने लगती है तब भी पक्षी प्रवास करते हैं। तो एक दूसरी जगह से आते जाते रहते हैं, बहुत सारे टाइप के पक्षी होते हैं। अच्छा जी, अब ये अक्टूबर और मई में ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो मई का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, मतलब गर्मी अब सहनशीलता के पार जा रही होती है, मई में पीक होता है। उस टाइम पर भी पक्षी जो है वो मरने लगते हैं सूखा की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ठंडे प्रदेशों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के टाइम आप देखोगे तो वहां पर वो लोग वापिस आते हैं। और कहीं और पे, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग मौसम का टाइप होता है, कहीं और पर कहीं और प्रकार के मौसम परिवर्तन, तो इसलिए दो महीना चुना गया है, मई का और अक्टूबर का, और उसमें उसमें सेकंड सैटरडे चुना गया है पक्षियों के प्रवास करने को लेकर। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, थीम है इस बार की वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो इस बार अक्टूबर महीने में 14 और मई महीने में 13 को बनाया गया। अब ये प्रमुख दिवस हैं अक्टूबर महीने की, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था। आज आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 11वां जोहोर कप 2023 आयोजित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोहोर कप, देखो ये मलेशिया में होता है।
मलेशिया में एक जगह है जोहोर, वहीं पर ये कप होता है, इसीलिए इसका नाम जोहोर कप या जोहोर सुल्तान कप या सुल्तान ऑफ जोहोर, मतलब कई नामों से इसे जानते हैं। तो जोहोर कप बेसिकली ये हॉकी का गेम होता है, हॉकी का टूर्नामेंट होता है, और हॉकी में भी अंडर 21 का टूर्नामेंट होता है ये। तो भारत की भी अंडर 21 मेंस टीम जो है इसके लिए चली गई है, अच्छा ये मेंस का होता है। तो अभी ये चली गई हुई भारत की तरफ से टीम गई हुई है, ये 11वां संस्करण यहाँ पर होने जा रहा है। तो जोहोर मलेशिया में हो रहा है, 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 11वां संस्करण है, मतलब 10 संस्करण तो हो चुके हैं इसके। तो 10 संस्करण हुए हैं, तो उसमें सर्वाधिक विजेता कौन है पता है? सबसे ज्यादा बार भारत ने ही जीते हैं, भारत और ब्रिटेन, दो टीमें सबसे सक्सेसफुल टीमें रही हैं। भारत और ब्रिटेन तीन तीन बार दोनों ने जीता है। दो बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, तो तीन तीन छह दो आठ हो गए, और बाकी बचा दो इवेंट, एक मलेशिया ने खुद जीता है, एक जर्मनी ने जीत रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिन लोग को लगता है मैं सामने आ जाता हूँ, तो देखो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मुझे समझाते समझाते थोड़ा सा इधर उधर चलने की आदत है, तो ये मैं कर देता हूँ। आपको पीडीएफ दी जाती है, आप पीडीएफ से रीड कर लिया कीजिए, लेकिन वीडियो में थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है यहीं से देख देख के नोट करो, पीडीएफ दी जाती है वहां से कर लिया करना। चलिए, तो अच्छा एक चीज और, अभी हॉकी का टूर्नामेंट था तो हम लोग हॉकी का रिवीजन करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने गूगल पर सर्च किया, वहां पर वेबसाइट्स में ये थी, और हाँ, एक वेबसाइट पर नहीं, कई सारी वेबसाइट पर ये ट्रिक थी, तो कोई लोग कॉपीराइट मारने से भी पहले सोच लेना। तो ये मेरी, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी ट्रिक है, लेकिन आपको ये आम अवेलेबल हो जाएगा इजिली। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगा कि आप लोग को अगर दे देंगे तो आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ला लिया गया। महाराजा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ, ये ट्रिक है हॉकी के टूर्नामेंट्स को याद करने की। अब इसमें कहानी क्या है कि महाराजा आगा खां थे, उन्होंने क्या किया कि ध्यानचंद जी को, इंदिरा जी को, नेहरू जी को बुलाया, और उनके संग क्या किए, रंग बांटे हैं, रंग मतलब कलर बांटे हैं। तो अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं। तो महाराजा से महाराजा रणजीत सिंह कप हो गया, और आगा खां से आगा खां कप, रंग से रंगा स्वामी कप, बांटे से बेटन कप, ध्यानचंद से ध्यानचंद कप, और इंदिरा से इंदिरा कप, इसके अलावा नेहरू से नेहरू कप, और संघ से सिंधिया कप। ये हॉकी के टूर्नामेंट्स हैं। अब अगर आपको फुटबॉल के टूर्नामेंट्स के ट्रिक या क्रिकेट के टूर्नामेंट्स के ट्रिक अगर आपको पढ़ना है, तो मैंने 3 से 4 साल पहले बना करके दी हुई थी वीडियो, आप सर्च कीजिएगा क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रिक एमजेटी एजुकेशन, आपको मिलेगी वीडियो। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल का भी आप सर्च करेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अभी कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास हुआ, ये कोई अभ्यास नहीं था, बेसिकली ये एक प्रकार का कंपटीशन टाइप का था। इसमें 111 देश भाग लिए थे। तो ये कंपटीशन टाइप का था जो कि आयोजित हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित हुआ। तो वहां पर भारतीय सेना ना ये गोल्ड मेडल जीती है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय सेना अक्सर इसमें गोल्ड जीता करती है। तो इस बार भी भारतीय सेना ने गोल्ड जीत लिया है इस इवेंट में। और यहाँ पर देखो, ये गोरा कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा है, इन्होंने इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिए हुए हैं, एक कटार दी जाती है बेसिकली एक अवार्ड के रूप में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। तो 3x5 गोरखा राइफल्स जो है ये भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे, और इन्होंने जितवाया है भारत को स्वर्ण पदक। भारतीय सेना आई है, भारतीय सेना के बारे में अगर बात करें तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। और भारतीय सेना के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो है कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज, क्लियर है ना? आगे, अब यहाँ पर कुछ सैन्य अभ्यास हैं जिनका हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले दिनों में जो आयोजित हुए थे। जैसे एक्स संप्रीत हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये कहाँ हुआ था ये पूछा जाएगा आपसे, उमरेई में हुआ, मेघालय में। ठीक है, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का में, यूएसए में, ये भी पूछा जा सकता है। आसियान सैन्य अभ्यास, आसियान के 10 देशों के बीच इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुना सागर में हुआ। त्रिशूल, ये भारतीय वायुसेना ने किया चीन और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत में ही। ब्राइट स्टार, ये इजिप्ट में हुआ, ये इजिप्ट के काहिरा एयरबेस में हुआ, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ, इस बार ये सिंगापुर में हुआ था। वरुण, वरुण हुआ, गरुण हुआ, इसके अलावा दोस्तों शक्ति हुआ और फ्रिंजेक्स हुआ, ये चारों एक्सरसाइज जो हैं ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। इस बार जो वरुण हुआ ये अरब सागर में हुआ है।
असेंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। तरंग शक्ति, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत में होना था लेकिन इस बार पोस्टपोन हो गया है, अगली बार होगा, भारत में ही होगा। जायद तलवार, जायद से आप जायद मेडल याद रखेंगे, जायद अल जायद नहयान आप जो पढ़ते हो, खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनको याद रखेंगे तो आपको यूएई याद आ जाएगा। यूएई याद आ गया तो समझ लीजिएगा भारत और यूएई के बीच में होता है, इस बार ये दुबई में किया गया। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर दोस्तों लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के सीएम जो है एम के स्टालिन जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर जो है बेसिकली ये एक प्रकार का जीव है, जंतु है, कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये तमिलनाडु में ये मुख्यतः रूप से पाया जाता है। तो बहुत ही लुप्त प्राय जाति है, मतलब कि बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं पाया जाता है, तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है। 25 करोड़ का खर्च कर रहे हैं जिससे इनके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैल सके और लोग इसका शिकार ना करें, क्योंकि ये गिने चुने ही बचे हुए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों को किताबें भी वितरित की है इनके ऊपर। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के तहत 25 करोड़ रुपए ये खर्च कर रहे हैं। आज से 8 से 9 महीने पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था ऐसे ही, नीलगिरी तहर के लिए संरक्षण क्षेत्र इन्होंने घोषित किया था। ठीक है, ये भी करने वाला ये पहला राज्य था। अब तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर के हैं, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तो आपने पढ़ा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में सागर परिक्रमा 4 अभी आयोजित हुआ। तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। शक्ति 2023 नाम का मेगा कार्यक्रम अभी कलपक्कम में हुआ है। इसके अलावा कलेगनर मगलीन उरीमलाई थोगई ठट्टम योजना, ये महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता योजना थी और ये अभी शुरू की गई। सलीम सागू यहाँ का साबूदाना है, इसको जीआई टैग मिला है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना 2.0 जो है बच्चों के लिए स्कूलों में शुरू किया गया है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये फर्स्ट पर रहा है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। चेन्नई में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट खोला गया है। तमिलनाडु से स्टैटिक देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु अगर आप देखोगे मैप में, यहाँ पर आपको दिखेगा दक्षिण में सबसे तमिलनाडु। ये अपना बॉर्डर लगाता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से। राजधानी इसकी चेन्नई है, जो कभी मद्रास के नाम से जाना जाती थी। इसके यहाँ पर जिलों की संख्या है 38। विधानसभा में 234 सीट है, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से जाती है। यहाँ पर भरतनाट्यम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे, अच्छा, एम के स्टालिन सीएम और गवर्नर यहाँ पे कौन है? आर एन रवि। अगला, हाल ही में किस महासागर में पोन्टोस नामक टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोन्टोस नाम की एक टेक्टोनिक प्लेट, एक नई टेक्टोनिक प्लेट, या कहें कि एक पुरानी थी, हम लोग अभी खोज नहीं पाए थे, वो टेक्टोनिक प्लेट जो है ये अभी प्रशांत महासागर में पश्चिमी हिस्से में, या कहें कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये टेक्टोनिक प्लेट इतनी बड़ी है कि आप समझ सकते हो कि प्रशांत महासागर का 1/4 है। जितना बड़ा प्रशांत महासागर है उसका लगभग 1/4 हिस्सा इस टेक्टोनिक प्लेट की क्षेत्रफल है। टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं इससे पहले भी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में एक प्लेट विपवर्तनिकी का सिद्धांत दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पहले एक प्लेट के रूप में थी, एक तस्तरी के रूप में थी। तो तस्तरी पर जब कोई, जैसे कि कोई चीज पत्थर गिरा दो तो वो टुकड़ों में बट जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी पृथ्वी के साथ, वो कई टुकड़ों में बट गए। उसी से महाद्वीप बने। कुछ कुछ छोटे टुकड़े जाकर दूसरे द्वीप से चिपके तो वहां पर वलित के रूप में बन गया, जैसे वलित पर्वत बन गए, जैसे भारत वाला जो है, इसीलिए हिमालय बन गया। ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसे ही अंदर भी कुछ प्लेटें हैं। वो जो प्लेटें जब खिसकती हैं, जब हिलती हैं, उसमें विवर्तन होता है, तब उसकी वजह से भूकंप आते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि भूकंप आया है तो ये प्लेट खिसकी है, वो प्लेट से हुआ है। तो फिर ऐसे ही एक प्लेट अभी खोजी गई है, जो कि बताया जा रहा है कि ये कुछ इस प्रकार इस जगह पर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खोजा गया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये प्लेट है। अब ये प्लेट जो है कैसे नहीं दिख रहा था आज तक, कैसे पता नहीं चला? क्योंकि इसको बताया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण जो है ना, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी और अंदर इसको खींचता चला गया, इस वजह से पता नहीं लग पाता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम लोग खोज निकाल रहे हैं। जैसे ठीक वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने 8वां महाद्वीप खोजा है, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको कि न्यूजीलैंड जो आपको देश दिखता है, जिसको आज तक आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा माना करते थे, उसमें पता चला कि वो केवल 6% हिस्सा ऊपर है, बाकी उसका 94% हिस्सा नीचे है। वो जल से दबा हुआ है, ढका हुआ है।
तो इसीलिए उसको एक नया महाद्वीप का नाम दिया गया जीलैंडिया। तो अभी के टाइम पर कितने महाद्वीप हैं? 8 महाद्वीप हैं, याद रखना। चलो, तो यही वाली प्लेट जो है वो खोजी गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पोंटस टेक्टोनिक प्लेट। तो पोंटस टेक्टोनिक प्लेट है। ओके, अच्छा, ये कितना बताया जा रहा है कि 15 मिलियन वर्ग मील जो है इसका आकार था। बहुत लंबे समय से ये लुप्त थी और अभी ये खोजी गई है। हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव मनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जांस्कर महोत्सव या जांस्कर फेस्टिवल दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रचलित महोत्सव है, लद्दाख में ये सेलिब्रेट होता है। इसका जो प्रचलित होने का या कहीं फेमस होने का जो मेन कारण है वो है इसका मुखौटा नृत्य, मुख्य आकर्षण का केंद्र। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि इस जांस्कर फेस्टिवल में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होता है? तो इनका मुखौटा नृत्य, जो मुखौटा पहन करके ये लोग डांस करते हैं, ये काफी डरावना सा है। तो फिलहाल ये इसका वो है। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जांस्कर नाम की एक जगह है लद्दाख में, वहीं पर होता है, इसलिए इसका जांस्कर फेस्टिवल कहते हैं। तो पदुम जांस्कर लद्दाख में हुआ 13 से 14 अक्टूबर को। 8वां इस बार का संस्करण था, तो बहुत पुराना नहीं है ये, है ना। अब लद्दाख के कुछ और महोत्सव की अगर बात करें तो यहाँ पर हेमिस तसाई महोत्सव मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस के नाम से एक हेमिस पार्क भी है, नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा लंबा पार्क है। नेशनल पार्क स्टोक गुरु तिसेचु है, स्पीतु गस्टर है, दोमोश्चे महोत्सव मनाया जाता है, लोसर महोत्सव मनाया जाता है, जो कि यहाँ का 9 वर्ष होता है। तिब्बती लोगों का 9 वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पर 9 वर्ष मनाते हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव मनाते हैं ये लोग। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको नवरात्रि ऑफर के बारे में थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ 50% का ऑफर जो दिया जा रहा है, अगेन अपना जो 50% है इसका मतलब एक्चुअल 50% है। यहाँ पर अगर आप आज के टाइम पर देखोगे बाकी चैनल्स पर, वो लोग क्या किए हैं, 2 दिन पहले दाम बढ़ा दिए हैं, उसके बाद 50% किए हुए हैं। तो 50% करने के बाद भी उनका दाम 1800, 2000, 5000 ऐसा पड़ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो प्राइस थी 999 उसी का 50% किया गया है, 499 हुआ है और 499 ही रहेगा। अब इसको मैं और बढ़ाकर 1400 1500 कर करके 70% या 80% लिख देता तो उससे कोई मतलब था नहीं। आपको इतने में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और गारंटी करता हूँ, जो आप 2000 3000 4000 में कंटेंट नहीं पाओगे वो यहाँ पर पा जाओगे। एक और खास बात कि हमारा बैच अन्य बैच से अलग कैसे है, क्यों है? क्योंकि दोस्तों मैं गोचा गाची करके यहाँ पर नहीं पढ़ाया हुआ हूँ। बहुत सारे क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा जीएस जो पढ़ाया गया है एक ही पेज में सब निपटा देते हैं। हमारे वाले में पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यानी कि आपको बाकायदे पूरा तरीके से कभी कभी वहां पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैप बनाता हूँ, माइंड मैप बनाता हूँ। तो जिससे क्या होता है पढ़ने में आपको, जैसे आप मान लो कि अभी एग्जाम आ गया, अचानक से रिवीजन करना है, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो नहीं देखना होगा, आप पीडीएफ सेक्शन में जाओ, पीडीएफ खोलो, पूरा नोट्स बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देख सकते हो, रीड डाउन कर सकते हो, क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो, चाहे कितने भी चैप्टर क्यों ना हो, कितनी जल्दी क्यों ना करनी हो, ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर वैलिडिटी आपको 18 महीने की मिल रही है, जिनमें से 2-3 महीने बीत चुके हैं, तो हो सकता है 14 महीने बचे हैं। 14 महीने की वैलिडिटी भी कम नहीं है, बाकी चैनल्स पर आपको 1 साल की ही मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं कंपेयर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि और लोगों का खराब है, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो है वो बेटर है और कम प्राइस पर है। ठीक है, इस प्राइस वैल्यू पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, और वो भी मतलब बहुत ही, वो भी कोई घमंड से और उससे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कंट्रोवर्सी इस पर भी करने लगो। चलो, इसका जो आप डिमांड कर रहे थे बिहार एसएससी का, इसका बैच आ चुका है, प्रतिज्ञा बैच। और इस प्रतिज्ञा बैच के तहत आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार एसएससी की तैयारी कराई जाएगी। अगेन इसका भी प्राइस इसी ऑफर में, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, जिससे आपको कम से कम दाम में ये मिल सके। ठीक है, इसको बाद में भी लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अभी लॉन्च किया गया, जिससे आप बाद में ये ना कहो कि कोर्स इसको ऑफर में नहीं लॉन्च किया। तो ये 499 का कोर्स लॉन्च किया गया है, बहुत कम, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कम है। और इस पर 50% अप्लाई होता है, तो मतलब आप समझ लो कितना, 249 में। अब और क्या चाहिए भाई, इससे सस्ता और क्या चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ सर्वर की कॉस्ट ली जा रही है और कुछ नहीं लिया जा रहा है आपसे। बिहार एसएससी, और ये 12,500 के आसपास में वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए, तो ई बुक वगैरह अगर आप नहीं लिए हो तो इसको भी ले लो, ये आ गई है ब्रह्मोस। आपका समझ लो कि क्विक रिफ्रेशर है, परीक्षा रिफ्रेशर कह सकते हो ये एक प्रकार से। जनवरी से सितंबर तक का पूरा अच्छे से रिफ्रेश करके जाना, 2150 क्वेश्चन बन जाएगा बढ़िया से, मजा आ जाएगा करंट अफेयर। आगे, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में माइकल डगलस को
माइकल डगलस एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है माइकल डगलस, इनको आपने जरूर देखा होगा, बहुत सारी मूवीज वगैरह में है, जेम्स बॉन्ड वगैरह की भी मूवी में दिखे हुए हैं। तो माइकल डगलस जो हैं आज के टाइम पर डायरेक्टर भी हो गए हैं, प्रोड्यूसर भी हो गए हैं, एक्टर थे ही। तो इनको अभी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सत्यजीत रे नाम से। ठीक है, अब देखो, इनको अभी ना कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद मिला था पाम डियोर का खिताब। एक होता है पाम डियोर का खिताब, मतलब कि मैं जो बेस्ट एक्टर होता है उसे मिलता है। एक होता है मानद पाम डियोर का खिताब। तो जो मानद पाम डियोर का खिताब है वो इनको मिला था अभी मार्च में, याद रखना, ठीक है ना, शुरुआत में अभी जब इसी साल दिया गया था। तो एक चीज और, इनको आप देख सकते हो कितने बड़े एक्टर थे ये, 2 ऑस्कर जीत चुके हैं, 5 बार गोल्डन ग्लोब जीत चुके हैं और 1 बार एमी अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। और अब सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीत गए। वैसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत 1999 से हुई थी, ठीक है, 30वें IFFI अवार्ड से। ऐसे ही जैसे ये सत्यजीत रे, देखो ये भारत में सिनेमा के शुरुआती दिनों में बहुत ही फेमस डायरेक्टर, बहुत ही महान पर्सनालिटी हुआ करते थे। सिनेमा को एक नया रूप दिया इन्होंने, तो इनके नाम पर ये दिया जाता है। ऐसे ही एक और थे दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के जी के नाम पर हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार देते हैं। तो इस बार इनका 53वां पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसको दिया गया, कमेंट करके बताओ। वाहिदा रहमान को। किसे, वाहिदा रहमान को दिया गया, याद रहेगा। चलिए आगे, अब कुछ और पुरस्कार सम्मान है उनको रिकॉल करेंगे हम लोग। तो देखो, दिलीप नोंग मेथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 के लिए। CS लक्ष्मी अम्बाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, इंपॉर्टेंट है ये भी। रुई किसियांग झांग, इनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। स्वाति नायक, ये भी पूछा जाएगा। ये दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड पाई हुई हैं। सत्यजीत मजूमदार डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड पाए हैं। शांता ठोटम ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड पाई हैं। और परमजीत सिंह सूद ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड पाए हुए हैं। ये रिकॉल करते रहो, ये चीजें याद रहेंगी तो आपका नंबर बनता रहेगा। आगे, ICC के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश की यात्रा की है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर ना ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मत समझना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसके द्वारा मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मार्च के आसपास में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया था इनके नाम। तो इन्होंने जब से अरेस्ट वारंट जारी हुआ था तब से किसी देश में गए ही नहीं, किसी देश की विदेश यात्रा किए ही नहीं। अभी रिसेंटली इन्होंने पहली बार विदेश यात्रा की है, और वो भी कहाँ की, किर्गिस्तान की। तो ये किर्गिस्तान गए हुए हैं, किर्गिस्तान गए, वहां के प्रेसिडेंट से मिले। तो ये इनकी पहली विदेश यात्रा है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि विदेश यात्रा पहली बार निकले, इंपॉर्टेंट ये है कि किस लिए निकले। तो एक्चुअली में किर्गिस्तान में दोस्तों स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 का, उसमें ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब ये स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन क्या है, तो देखिए, जब USSR हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, 1991 में जिसका विघटन हुआ, तो विघटन होने के बाद बहुत सारे देश टूटे, ठीक है, 14-15 देश टूटे। उन देशों को एक कॉमनवेल्थ के रूप में बनाया गया, मतलब ये जो टूटे थे देश, उनका कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इनमें कौन कौन से देश शामिल है, इनमें जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, हालांकि मालदोवा को सस्पेंड किया गया है, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद एक एसोसिएटेड स्टेट है तुर्कमेनिस्तान। तो इतने देशों का यहाँ पर ये ग्रुप है। एक कॉमनवेल्थ आप सुनते हो कि जहां पर कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया था, ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, जिनमें भारत भी शामिल है, हम लोग भी कॉमनवेल्थ के हिस्सा हैं। तो वो लोग जो है मिलकर के बाद में एक कॉमनवेल्थ बनाए, तो वो उनका कॉमनवेल्थ है मेन वाला, जिनका कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट भी आप सुनते हो, समय समय पर समिट सुनते हो। ये वाला जो कॉमनवेल्थ है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो इसकी अभी मीटिंग हो रही है, कहां पर हो रही है, जहां पर इन्होंने विदेश यात्रा की, यानी किर्गिस्तान में, ठीक है। 1991 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसके अध्यक्ष हैं सर्जेई लेबेडेव। चलिए आगे, हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है, तो दोस्तों अभी हाल ही में रौनक साधवानी जी ने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। इन्होंने ये जीता हुआ है अंडर 20 का, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये अंडर 20 का विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है। ये हुआ इटली में अंडर 20 का, और इसको
महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले रौनक साधवानी ने जीता है, जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। शतरंज का ये टूर्नामेंट होता है। अच्छा जी, शतरंज की जब भी बात आए तो आप याद रखना कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स, जैसे क्या होता है शतरंज में कि जो कोई अगर 2500 पॉइंट से ज्यादा स्कोर कर लेता है तब उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। अब यहाँ पर देखो, भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे विश्वनाथन आनंद। ये कब बने थे? 1988 में बने थे, और इनको 1992 में खेल रत्न दिया गया। जब दिया गया तब नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अब 2021 में नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। डी गुकेश ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगर अभी आपने देखा होगा तो पिछले महीने या एक महीने पहले मैंने बताया था, डी गुकेश ने सबसे बेस्ट स्कोर वाले, मतलब सबसे बेस्ट रैंकिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे कर दिया है। 9वां इसको ये रैंकिंग हासिल किए हुए थे। भारत के अभी 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य सामंत, ये भी महाराष्ट्र के हैं, इनका भी नाम याद रखना। तो भारत में 83 ग्रैंड मास्टर। तो ये थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज 9 क्वेश्चन थे। तो आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको जिनको बैच लेना है वो ये कूपन कोड यूज करें दुर्गा50, और आपको ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा ई बुक्स पर भी और कोर्सेज पर भी। मात्र 2 दिनों के लिए और बचा हुआ है ऑफर, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ई बुक्स वगैरह भी आ गई है जनवरी से सितंबर तक की, तो ये चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसका मैं डेमो जो है वो भेज दिया हूँ व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप डेमो देखने के लिए व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैंने इसको भेज दिया कि मतलब इसमें क्या क्या कंटेंट है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, उससे भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत ने सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। और अभी हाल ही में किस राज्य ने मेरी गंगा डॉल्फिन अभियान शुरू किया? तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया, किस उनकी रचना के लिए दिया गया, ये भी बताइएगा। इसके अलावा और क्या क्या अवार्ड के नाम यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, क्या क्या आप लिंक करके लिख सकते हो, जरूर लिखना सब। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है इसमें शीर्ष पर कौन है, ये आप बताइएगा। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हाँ, वीडियो अगर यहाँ तक दिखते आए हो और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, भूल गए हो लाइक करना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। अच्छा, एक चीज और कि जो जो लोगों ने जिन जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है, आज मेरा भी व्रत है वैसे, तो जिन जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है आज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुझे ये भी पता लग जाएगा इसी बहाने कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।